हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम अ टाइगर इन द जू के पोएटिक डिवाइसेस को कवर करेंगे। पोअम हमने ऑलरेडी कवर कर ली है और आज इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि इस पोअम में काफी सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम इन सभी पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी अभी सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब सीखते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम को। अभी तक हमने जितनी भी पोएम्स की हैं उन सभी में सिंगल राइम स्कीम है, लेकिन इस पोएम में दो राइम स्कीम्स हैं। दो राइम स्कीम्स मतलब अलग अलग राइम स्कीम नहीं, सिंगल ही राइम स्कीम है, लेकिन दो अलग पैटर्न्स में वो फॉर्म होती है। जो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ स्टैंजा है, इन तीनों स्टैंजाज की राइम स्कीम है ए बी सी बी। थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी। अब यहाँ राइम स्कीम होती क्या है? देखो, वैसे तो मैंने अपने पिछले पोम्स वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि राइम स्कीम क्या होती है, लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है या आप पहली बार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बताती हूँ। राइम स्कीम बेसिकली होता है जो वर्ड्स होते हैं उनके आपस के साउंड को मैच करना या प्रोनाउंसिएशन को कंपेयर करना कि भाई सुनने में क्या वो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, क्या उनके अंदर राइम है। फॉर एग्जाम्पल, जिया, सिया, पिया, रिया, ये सारे वर्ड्स सुनने में जो इनका साउंड है सेम है, यानी ये राइमिंग वर्ड्स हैं। पोअम के अंदर हम इस राइम को स्टैंजा वाइज देखते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टैंजा में अगर 4 लाइंस हैं तो चारों लाइंस के लास्ट वर्ड्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे और उन चारों ही वर्ड्स को देखेंगे कि कहाँ पर राइम आ रही है, ठीक है। सिंस इस पोअम के अंदर 5 स्टैंजाज हैं तो मैंने पांचों ही स्टैंजाज की जितनी भी लाइन है, हर स्टैंजा में जितनी भी लाइंस आ रही हैं, उन सभी लाइन के जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर स्टैंजा वाइज लिख दिया है। जैसे पहले स्टैंजा के जो लास्ट वर्ड्स हैं चारों लाइन के, वो हैं स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। अब यहाँ चारों वर्ड्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देखिए सिर्फ केज और रेज इन्हीं दोनों में राइम है, बाकी कहीं पर भी राइम नहीं आ रहा है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस हिसाब से सीक्वेंस के अंदर हम इसे सिंबल देते चले जाएंगे। स्टार्ट करेंगे स्ट्राइप्स से, तो ए दे देंगे सिंबल, देन केज को बी सिंबल देंगे, क्वाइट को सी सिंबल देंगे। अलग अलग सिंबल इसलिए दिया है क्योंकि इनकी राइम भी अलग अलग है, मैच ही नहीं कर रही है। फिर रेज आया, रेज और केज चूंकि इनमें राइम बन रही है तो केज और रेज को हम सेम सिंबल देंगे। केज को हमने बी सिंबल दिया था तो रेज को भी हम बी सिंबल ही देंगे। ये सेम रूल जो है बाकी के सभी स्टैंजास पर भी हम अप्लाई करेंगे और इसी से हमारी जो राइम स्कीम बनकर आती है इस पोएम की, वो कुछ ऐसे है कि फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ स्टैंजा में ए बी सी बी है, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा में ए बी सी डी है। यानी इन दोनों स्टैंजास के अंदर राइम है ही नहीं। चारों वर्ड्स जो हैं, लाइंस के लास्ट वर्ड्स के जो चारों वर्ड्स हैं, उनके अंदर राइम है ही नहीं, ठीक है। आई एम श्योर आपको राइम स्कीम अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। पोएटिक डिवाइसेस भी वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे आपने ये गाना जरूर सुना होगा फ्रॉम दिस मूवी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इसमें एक गाना है कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बहुत ही प्यारा स्वीट सा सॉन्ग है और काफी फेमस सॉन्ग है। इसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है कि जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जिस दिन मेरी तुमसे मुलाकात नहीं होती है या जिस दिन मैं तुम्हारी बात नहीं होती है, उस दिन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू अलॉट। मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ कि मैं कोई भी काम करती रहूं लेकिन मुझे तुम्हारी ही याद आती रहती है, मेरे दिमाग में तुम ही चलते रहते हो, है ना। इट मीन्स दैट। लेकिन अब अगर लिटरल मीनिंग इसका निकालने बैठे तो इसका ये मीनिंग थोड़ी होगा कि भाई आज मैंने तुम्हें देखा नहीं, रे मैं पागल हो गई और अब असाइलम में भर्ती कराने की नौबत आ गई। क्या इसका ये मतलब है? नो। तो यहाँ पर ये जो एक कंपैरिजन किया गया है ना कि जिस दिन तुम्हें नहीं देखती उस दिन पागल पागल फिरती हूँ, तो ये बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात है कि किस कदर याद आती है तुम्हारी। तो ये जो कहने का तरीका है बहुत ही इम्पैक्टफुली कहा जा रहा है। ये बात कहते ही सुनने वाले पर एकदम दिल पर असर पहुंचती है कि यार मेरे को देखती नहीं तो देखो किस कदर याद करती है मुझे, है ना।
तो इसी तरीके से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके एक इंसान अपनी सिंपल सी बात को भी बहुत ही डीपर, बिगर एंड इम्पैक्टफुल मीनिंग दे सकता है। इसीलिए पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जिन पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल इस फॉर्म में हुआ है वो कुछ इस तरह से है: इमेजरी, सिंबलिज्म, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, रेपिटेशन, एन्चैंटमेंट, ऑलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस। आई नो बहुत सारी है, बट डोंट वरी, हम ये सारी बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं इमेजरी से। इमेजरी क्या होता है? सबसे पहले तो ये जाने कि इमेजरी हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई एक पोएटिक डिवाइसेस है। सेंसेस से जुड़ी मतलब विजुअल यानी जो दिखने से रिलेटेड हो, साइट; ऑडिटरी यानी साउंड, सुनने से रिलेटेड; ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल, सूंघने से, महक से रिलेटेड; टेक्टाइल यानी टच या छूने से रिलेटेड; एंड गस्टेटरी यानी टेस्ट, कुछ खाने पीने का जो टेस्ट, उससे रिलेटेड। तो यहाँ ये जो पांचों सेंसेस मैंने आपको बताए, इन पांचों सेंसेस में से किसी भी एक सेंस के थ्रू जब आपके दिमाग में कोई पिक्चर बनती है या आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन होने लगती है, तो उसी को ही इमेजरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर गस्टेटरी यानी टेस्ट इस सेंस के बारे में बात की जाए, तो मैं आपको अगर एक डिश डिस्क्राइब करने लगूं, जैसे मॉल्टन लावा केक। कल मैंने बढ़िया ताजा मॉल्टन लावा केक खाया, एकदम गरम गरम है, और जैसे ही मैंने नाइफ से उसे काटा, उसमें पिघलती हुई चॉकलेट का लावा एकदम निकला, और फिर जैसे ही मैंने उसको खाया, इट वॉज सो डिलिशियस। नाउ आई वॉज द वन हु was eating it, right? लेकिन जब आप भी ये डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी एक इमेज बनने लगती है कि कितना बढ़िया तरीके से वो चॉकलेट पिघल रही होगी, क्या अमेजिंग टेस्ट उसका आ रहा होगा। अब आप उसको खा नहीं रहे हो, लेकिन उस टेस्ट को इमेजिन कर रहे हो। वही होगा एक गस्टेटरी इमेजरी। वहीं जो मॉल्टन लावा आप देख रहे हो ना, एकदम पिघलता हुआ लावा, जो आप इमेजिन कर रहे हो, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी, तो पिक्चर दिखने वाली पिक्चर है, वो होगी विजुअल इमेजरी। क्या समझ में आया? इसमें आपको ऑडिटरी इमेजरी का भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कृष्ण कन्हैया की जो मुरली होती है, उसकी धुन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि जब कृष्ण जी मुरली बजाया करते थे तो वो इतनी मधुर धुन होती थी कि जितने भी गांव के लोग होते थे, स्पेशली गोपियां, वो पूरी तरीके से उस धुन में खो जाती थी। तो कितनी मधुर धुन होगी। तो डिस्क्रिप्शन कई बार इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट धुन। ऐसा नहीं कि आपके कानों के अंदर वो धुन बजने लग जाएगी, नो, लेकिन आप कोई ऐसी चीज को इमेजिन करना शुरू कर देते हो जो सुनाई दे। कई बार चिड़ियों की चहचहाट की बात कही जाती है, तो चहचहाट को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो वो आपको दिमाग में आता है कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा। चिड़ियों की जो सुबह एकदम शांति होती है, सो पीसफुल, और उसमें चिड़ियों की ची 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 और चहचहाट बहुत ही प्यारी लगती है। तो वो जब हम इमेजिन करते हैं, तो जब भी दिखने से रिलेटेड चीज इमेजिन करेंगे, विजुअल इमेजरी कहलाएगी; सुनने से रिलेटेड इमेजिन करेंगे, ऑडिटरी इमेजरी कहलाएगी; महक से रिलेटेड करेंगे कि हर तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए थे और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि सारी वादियां, फिजाएं महक उठी। सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट दैट फ्रेग्रेंस। तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी इमेजरी। देन टेक्टाइल इमेजरी वुड बी टच। जैसे, यार तुम्हारे गाल पे लाल लाल क्या, अरे यार कल मम्मी ने ऐसा घुमा के झापट मारा है ना कि तमा उठा सब। तो ये भी टच वाला हुआ ना कि अपन इमेजिन करने लग जाते हैं, यार मम्मी ने क्या कस के लगाया होगा है ना। तो दिस इज टेक्टाइल इमेजरी। एंड गस्टेटरी इमेजरी, जो टेस्ट से रिलेटेड हम इमेजिन करते हैं, दैट वुड बी गस्टेटरी इमेजरी, राइट। सो दिस इज इमेजरी। इमेजरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होती है बेटा, क्योंकि अपने आप में ही ये 5 हिस्सों में, 5 सेंसेस जो है 5 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। तो इसलिए इस पर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग आंसर टाइप में भी कई बार इमेजरी के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट रह गया है तो क्या कर लेना है, कमेंट करके पूछ लेना है ठीक है। इस फॉर्म में कौन कौन सी इमेजरीज हैं इन पांचों में से? एक तो है विजुअल और एक है ऑडिटरी। मैक्सिमम फॉर्म्स में, आपके सिलेबस में जितनी फॉर्म्स है, मैक्सिमम में ऑडिटरी और विजुअल, ये दोनों इमेजरीज ही हैं मैक्सिमम में। बाकी विजुअल इमेजरी किस तरीके से है? विविड स्ट्राइप्स,
लर्किंग इन द शैडो, ये ऐसी इमेजेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उस कंडीशन में जो हमारा टाइगर है वो कैसा लग रहा होगा। जैसे टाइगर की स्किन को जो एक्सप्लेन किया है, ऐसा तो है नहीं कि आप और मैं जानते नहीं है कि टाइगर दिखने में होता कैसा है, लेकिन ये विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर। तो विविड स्ट्राइप्स मतलब अगेन उसकी स्किन को बताया गया है कि एकदम चमकदार यानी हेल्दी स्किन है, यानी हमारा टाइगर भी एकदम हष्ट पुष्ट है, हेल्दी टाइगर एकदम है। तो दिखने में बताया है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइगर। देन लर्किंग इन द शैडो, लर्किंग इन द शैडो मतलब एकदम बड़ी बड़ी घासों के पीछे अपने आप को उसमें छुपाए हुए है। तो किस तरीके से एक टाइगर जब अपने आप को छुपाता है शिकार का इंतजार करते हुए, भाई छुपा रहता है और जैसे ही उसका शिकार आता है तब झपट्टा मारता है। तो उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से छुपाता है, इसको हम जब इमेजिन करते हैं तो टाइगर की कैसी एक इमेज हमारे सामने बनती होगी। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगेन कि अच्छा खासा हेल्दी टाइगर तो है लेकिन किस तरीके से इस पिंजरे में एक से दूसरी तरफ जा रहा है, धीरे धीरे कदम रखता हुआ, गुस्से से भरा हुआ, लेकिन अपने उसी गुस्से को कंट्रोल करते हुए। तो एक गुस्साया हुआ टाइगर जो अपने गुस्से को रिलीज नहीं कर पा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ टाइगर कैसा दिखता होगा, कैसे धीमे धीमे पाँव से एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ जाता होगा। ये इमेज आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की है। देन स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, स्टार्स स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, यहाँ पर एक ऐसे टाइगर को दिखाने की कोशिश की गई है कि एक होपफुल टाइगर की उम्मीद भरी नजर से उन तारों को देखता हुआ टाइगर कैसा लगता होगा। देन ऑडिटरी इमेजरी, ऑडिटरी का मतलब है साउंड। तो ये साउंड जो टाइगर निकालता है ना, फुंकारने वाला स्नार्लिंग साउंड, कि एकदम फुंकारता हुआ गांव के अंदर इधर से उधर घूम रहा है और गांव वाले फुल ऑन दहशत में है कि बाप रे टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। सो दिस वुड बी ऑडिटरी इमेजरी, राइट। आई एम श्योर आपको इमेजरी अच्छे से क्लियर हो गई है और इस पोम के अंदर जो इमेजरी है वो भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सिंबलिज्म में। सिंबलिज्म जो सिंबल से रिलेटेड होता है, यानी चिन्ह या प्रतीक। कोई भी चीज किसी को जब चिन्हित करता है या उसका प्रतीक कहलाता है उसे ही सिंबलिज्म कहा जाता है। जैसे शांति का प्रतीक क्या है? व्हाइट कलर इज अ सिंबल ऑफ पीस। या फिर जो डव होता है, सफेद कबूतर, वो भी शांति का प्रतीक होता है। कोई भी चीज किसी भी दूसरी चीज का प्रतीक हो सकती है, चाहे वो इमोशन दर्शाने के लिए हो, बात कहने का तरीका हो, उसे ही सिंबल कहा जाता है। जैसे अगर मैं ऐसे करूं तो यू नो वेरी वेल दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? मनी, मनी, मनी। तो बहुत सारे इस तरीके के सिंबल्स होते हैं। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में सेम ही होते हैं, मतलब उनका मीनिंग सेम ही होता है। जैसे सफेद रंग का मतलब कहीं पर भी ये नहीं होता, देखो सफेद कलर उसने दिखा दिया है, अटैक, ये कहीं नहीं होगा। अगर मैं ये सिंबल आपके सामने करूंगी तो कभी भी ये नहीं बोलूंगी आई हेट यू अ लॉट, ये कभी नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिंबल है जो दिखाता है हार्ट, ये लव इमोशन को दिखाता है, इजंट इट? लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं पोम्स की बात करूं तो जो पोएट होते हैं अपनी पोम में स्पेशली उस सिंबल को डालते हैं। जैसे इस पोम के अंदर जो सिंबल, जिस सिंबलिज्म की बात हो रही है वो है केज एंड स्काई, और ये दोनों ही फ्रीडम से रिलेटेड हैं। केज इस चीज को दर्शाता है कि फ्रीडम छीन ली गई है, कैप्टिविटी, कैद को दर्शाता है। केज इज व्हाट? कैद, कैप्टिविटी। स्काई, खुला आकाश जिसे कैद नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स इट सिंबलाइजेस फ्रीडम, ठीक है। By symbolizing cage and sky, Norris shows the helplessness of the tiger, कि जो टाइगर है उसे खुले आकाश की इच्छा है, खुले आकाश की चाह है, लेकिन उसे केज के अंदर कैद कर रखा है, राइट। सो दिस इज द सिंबलिज्म। आई एम श्योर आपको सिंबलिज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो ऐसे शब्दों का साथ में आना, दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उन सब शब्दों का साथ में आना और उनका मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। जैसे कई लोग डायलॉग मारते हैं ना, हाँ नहीं तो ये हाँ और नहीं एकदम ऑपोजिट मीनिंग है, लेकिन ये डायलॉग इस तरीके से बोला गया, हाँ नहीं तो एकदम ऑपोजिट एक दूसरे से। इस पोम में ऑक्सीमोरॉन क्या है? क्वाइट रेज। तो क्वाइट का मतलब होता है जो शांति को दर्शाता है, और रेज यानी एंगर, गुस्सा कभी भी शांति को नहीं दिखाता है, वो अशांति को दिखाता है। तो दोनों ही शब्द
फर्स्ट स्टैंजा की फोर्थ लाइन में इस्तेमाल हुए हैं और दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा नहीं कि क्वाइट और रेज इनके बीच में एक शब्द और कोई आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये साथ में इस्तेमाल हुए हैं। तो वो वर्ड्स जो साथ में इस्तेमाल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग आपस में एकदम ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसके बावजूद उनको साथ में इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इस्तेमाल करके उसका एक सिंगल मीनिंग निकल कर आता है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। जैसे क्वाइट रेज का मतलब यहाँ ये है कि गुस्सा इतना भयंकर आ रहा है इस टाइगर को, लेकिन उस गुस्से को एकदम कंट्रोल में किए हुए है, काबू में किए हुए है। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीमोरॉन। दिस contrasting phrase is used to convey that though the tiger is quiet in the cage, क्वाइट क्या दिखा रहा है कि हालांकि हमारा जो टाइगर है वो इस केज के अंदर एकदम क्वाइट है, चुपचाप है, हल्ला गुल्ला थोड़ी कर रहा है या कोई दहाड़े थोड़ी मार रहा है, नहीं, कि हालांकि एकदम क्वाइट है लेकिन इट इज फुल ऑफ रेज, लेकिन गुस्से से फुल ऑन भरा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरॉन। अब हम बढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। पर्सोनिफिकेशन भी मैंने आपको पहले बताया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इंसानों के अलावा, चाहे फिर वो कोई चीज है, चाहे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी है, बट अदर देन ह्यूमन बींग्स, जब हम किसी इंसान की क्वालिटी को नॉन ह्यूमन पर अप्लाई करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इस फॉर्म में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। टाइगर कोई इंसान नहीं होता, एनिमल होता है, और एनिमल्स को या बर्ड्स को उसके लिए हम हमेशा इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन इस फॉर्म के अंदर ही का इस्तेमाल किया गया है, एज इफ कि टाइगर कोई इंसान है, तो इसीलिए इस फॉर्म में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है एक डायरेक्ट कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी बिटवीन टू ऑपोजिट्स। भाई चाहे दो इंसान के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, लेकिन किसी ना किसी मायने में जिन दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों ही चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं। सिर्फ एक क्वालिटी के बेसिस पे वो कंपैरिजन हो रहा होता है कि वो क्वालिटी दोनों की सेम है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर हार्ट को और गोल्ड को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है कि उस इंसान का तो दिल सोने का है। अभी कंपैरिजन का मतलब ये थोड़ी है कि इस इंसान के सीने में दिल नहीं धड़कता, वहां गोल्ड का एक टुकड़ा रखा हुआ है, ये मतलब थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड की जो क्वालिटी होती है ना, कि सोना एकदम खरा होता है, सोने को कोई काट नहीं लगती, उसी तरह ये इंसान भी एकदम खरा इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। ठीक है, मेटाफर को मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी समझाया था। वहां मैंने एग्जाम्पल दिया था एक गाने का कि आज फिर कित्थे चलिए मोरनी बनके। तो मोरनी बनके अगेन कोई मोरनी की कॉस्ट्यूम थोड़ी पहन ली है, बट द वे यू हैव ड्रेस्ड टुडे, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, इतना बढ़िया रेडी हुई हो, तो मोरनी बनके कित्थे चलिए। मोरनी जैसे बनके कित्थे चलिए अगर कहा होता तो वो सिमिली हो जाता। ठीक है, तो किसी के जैसा सिमिली में आता है वो होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और आज तो तुम मोरनी ही बन के निकली हो, उसके जैसी नहीं, मोरनी ही बन के निकली हो, वुड बी मेटाफर। ठीक है, क्लियर हुआ? इस पोएम में मेटाफर यूज हुआ है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ हमें पैड्स और वेलवेट ये दोनों ही गिवन है। वेलवेट क्या होता है? ये एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत सॉफ्ट होता है, और पैड्स क्या है? टाइगर के जो पंजा है, पाँव है, वो है। ठीक है, इन दोनों में जो एक सिमिलर क्वालिटी जो ढूंढी गई है और जो डायरेक्ट कंपेयर किया गया है वो है सॉफ्टनेस को। तो वेलवेट तो अपने आप ही बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है, टाइगर का पंजा सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से हमारा वाला टाइगर जमीन पे अपना पंजा रख रहा है, बहुत ही सॉफ्टली अपने पैर रख रहा है, बहुत सॉफ्टली, बिल्कुल आवाज नहीं हो रही है, जरा सी आहट भी नहीं हो रही है। सो हियर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन एंड द सेम क्वालिटी इज सॉफ्टनेस। क्लियर? तो ये है हमारा मेटाफर इस पोएम के अंदर। आई एम श्योर बेटा ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब ही होता है दोहराना। तो चाहे एक शब्द हो, पूरा सेंटेंस या फ्रेज हो, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है एक सेंटेंस का हिस्सा। ठीक है, चाहे फ्रेज हो या सेंटेंस हो या पूरा का पूरा स्टैंजा ही क्यों ना हो, जब एज इट इज उसे रिपीट कर दिया जाए, एज इट इज। और एज इट इज का मतलब होता है कि कॉमा का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा वर्ड या पूरा का पूरा फ्रेज या पूरा का पूरा स्टेंजा जब एज इट इज रिपीट हो जाए तो उसे ही कहा जाता है रेपिटेशन। इस पोएम के अंदर क्वाइट और ब्रिलियंट इन दोनों ही वर्ड्स को रिपीट किया गया है। द वर्ड्स क्वाइट एंड ब्रिलियंट आर रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम।
पूरी पोएम में ये कई बार रिपीट हुआ है, सो ये यहाँ पर होता है रेपिटेशन। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इंजैम्पमेंट पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू समझा जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स यानी फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। आपकी पोएम में पंक्चुएशन मार्क कहाँ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंजैम्पमेंट समझा जाता है। इस पोएम में इंजैम्पमेंट कहाँ आ रहा है? देखिए, ये है स्टैंजा सेकंड। इसकी जो लास्ट की 3 लाइन्स हैं वो एंजैम्पमेंट काउंट होगी। क्यों? आप अगर नोटिस करो तो लास्ट की 3 लाइन्स में कहीं पर कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। स्लाइडिंग से ये लाइन शुरू हो रही है और एंड सीधा पास पर हो रही है और पास के बाद एक फुल स्टॉप आ रहा है। उसके बीच में आप तीनों लाइन में देखो कहीं पर किसी भी तरीके का पंक्चुएशन नहीं है। बट फर्स्ट लाइन के अंदर जैसे ही फर्स्ट लाइन एंड हो रही है लास्ट के अंदर कॉमा आ रहा है, दैट मीन्स वो हमारे एंजैम्पमेंट में काउंट नहीं होगा। एंजैम्पमेंट का रूल ये होता है कि लाइन को एक्सीड करना जरूरी होता है। जैसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कॉमा, एक ही लाइन है, एंजॉयमेंट काउंट नहीं होगा। लेकिन वही मानो शैडो के बाद ये कॉमा ना आ रहा होता, इनफैक्ट नेक्स्ट लाइन का जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग के बाद ये कॉमा आता, जैसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग, कॉमा, तो ही से लेकर स्लाइडिंग तक वो एंजॉयमेंट हो गया। यानी एंजॉयमेंट का मतलब होता है एक सिंगल लाइन को पूरा क्रॉस करना, चाहे वो अगली लाइन का वन वर्ड ही हो, लेकिन लाइन को एक्सीड करना ही एंजॉयमेंट कहलाता है। राइट? आया समझ में? नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन तो अभी तक जितनी भी हमने पॉम्स करी हैं उन सब में ऑलिट्रेशन है। एक सिंगल लाइन में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्ड्स का जो शुरुआत का जो लेटर है उसका जो साउंड होता है वो साउंड हमें देखना है। हर वर्ड के शुरुआती लेटर का साउंड, अगर सेम साउंड रिपीट हो रहा है तो दैट रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड इज इन द सिंगल सेंटेंस, सेम सेंटेंस इज नोन एज ऑलिट्रेशन। और वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। वावल भी हो सकता है लेकिन वावल आपके सिलेबस में नहीं है। अब मे बी 1 या 2% केसेस में वो वावल साउंड होता है, मैक्सिमम केसेस में वो कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है। इस पोम के अंदर कहाँ पर ऑलिट्रेशन है? प्लम्प डियर पास। तो प्लम्प डियर पास में जो प का साउंड है वो रिपीट हो रहा है, सो दिस इज द रेपिटेशन ऑफ प साउंड। इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स होते हैं ऑलिट्रेशन के, जैसे शी सेल्स सी शेल्स, तो स साउंड रिपीट हो रहा है बार बार और श साउंड भी रिपीट हो रहा है, सो दैट इज द ऑलिट्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस ऑलिट्रेशन का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन एसोनेंस ऑलिट्रेशन में डिफरेंस ये होता है, ऑलिट्रेशन में हम सिर्फ स्टार्टिंग का ही साउंड देखना होता है, वर्ड के जो फर्स्ट लेटर का साउंड होता है हम सिर्फ वही देखते हैं। असोनेंस में पूरे वर्ड में कहीं का भी ये साउंड हो सकता है, ठीक है, सेंटर में, आखिर में, कहीं पर भी ये साउंड हो सकता है। इसके अलावा असोनेंस सिर्फ वावल साउंड्स को देखता है, ए ई आई ओ यू, दैट्स इट। इसके अलावा और किसी भी साउंड को वो नहीं देखेगा। टंग ट्विस्टर्स एसोनेंस के भी बहुत बढ़िया एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू बैग, ब्लैक बैग, इन चारों वर्ड्स में जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं उसके अंदर जो ए साउंड आ रहा है, ब्लू बैग, बैग में ए साउंड है, ब्लैक में भी ए का साउंड है, बैग में अगेन ए वाला साउंड है, तो ए साउंड रिपीट हो रहा है विच इज अ वावल साउंड, और ये शुरुआती लेटर का साउंड नहीं है, बीच में कहीं है, ठीक है, एंड इट्स अ रेपिटेशन। तो ये हो गया हमारा एसोनेंस। पोएम में एसोनेंस कहाँ है? इन हैज विविड स्ट्राइप्स, तो इन में, हिज में और विविड में ई साउंड रिपीटेडली आ रहा है, एक वावल साउंड है, और आप देखिए अलग अलग जगह पर ये ई साउंड है। इनके अंदर शुरुआत में है, हिज में सेंटर में कहीं है, और विविड में सेंटर में ही है लेकिन अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो ये रेपिटेशन हो रहा है, वावल साउंड है, और कहीं पर भी हो सकता है एक वर्ड के अंदर, ठीक है। देन कम्स कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। द ओनली डिफरेंस इज एसोनेंस वॉवल साउंड्स के लिए होता है, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसके अंदर हमने शुरुआती प साउंड है ना, बस उसको इग्नोर किया हुआ है एक बार। अगर हम शुरुआती प साउंड को अगर कंसिडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑलिट्रेशन हो जाएगा, कि प साउंड रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी एन ऑलिट्रेशन। इसके अलावा आप देखो 3 साउंड हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और वो कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात हो रही है, र, क एंड प, ये तीनों ही कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जानते हैं ना कौन से होते हैं? वॉवल के अलावा जितने साउंड्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं।
तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है एक पूरी लाइन में, तो उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और अगेन कॉन्सोनेंट्स भी एक शब्द में कहीं पर भी हो सकता है, शुरुआत का ही कोई फंडा नहीं है, सेंटर में हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो पोम के अंदर कॉन्सोनेंट्स कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर जो ब्लू में हाईलाइट किया हुआ स है, वो हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स। अगर ये शुरुआत वाला स लेते, जैसे स्टॉक्स में जो फर्स्ट एस है, लास्ट वाला एस नहीं, फर्स्ट एस अगर लेते, स्ट्राइप्स का भी फर्स्ट एस अगर लेते, तो वो हो जाता ऑलिट्रेशन। ठीक है, तो ये था बेटा कॉन्सोनेंट्स, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है और वर्ड में वो कहीं पर भी हो सकता है। और एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, जब वो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है तो उसे ही कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ हमारी सारी पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट होती हैं। आई एम श्योर आपको बढ़िया तरीके से सारी पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो क्या करना है? कमेंट करके पूछ लेना है। इमेजरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, इसीलिए उसको समझाने में मैंने टाइम भी बहुत ज्यादा लगाया था, क्योंकि उसको लेकर क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से सीखना है। एंड अगेन फिर से बोल रही हूँ, किसी भी पोएटिक डिवाइस में कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो कमेंट करके पूछ लेना है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। डाउट भी अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाओ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।